नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 3 में जो भी हमारे साथी हैं, तो हमारा प्रश्न पत्र 303 है, हिंदी के अन्य गद्य रूप। तो उसमें हमारे जो इकाई 1 है उसमें हमारे हिंदी निबंध दिए हुए हैं, जिसमें मात्र हमारे 3 निबंध हैं। उनमें से एक निबंध हमारा बालकृष्ण भट्ट जी का है, आत्मनिर्भरता, जो हमने कर लिया है। उसका हमने मूल पाठ का अध्ययन भी कर लिया और प्रश्न प्रारूप भी कर लिया है। फिर दूसरा निबंध हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, अशोक के फूल। उसका भी हमने तथ्यपरक अध्ययन और प्रश्न प्रारूप और साथ ही हम मूल पाठ का अध्ययन भी कर लिया है। फिर हमारा है आचार्य शुक्ल जी का लोकमंगल की साधनावस्था। तो लोकमंगल की साधनावस्था का हमने मूल पाठ अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसका तथ्यपरक अध्ययन और प्रश्न प्रारूप देखेंगे कि उसमें जो हमारे एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार का आएगा, साथ में PYQ कौन सा आया हुआ है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, अभी हम चलने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो मददगार साबित हो रही हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसका भी, अगर मैं कुछ बदलाव चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, जिससे मैं उसमें परिवर्तन करूं। और साथ ही दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिएगा। कृपया जिन साथियों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल राधे एकेडमी और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है राधे एकेडमी के नाम से, उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। आइए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको कि आज हम चर्चा करेंगे लोकमंगल की साधनावस्था। तो इसके अगर हम प्रश्न की बात करें तो हमारे जो PYQ है वो PYQ इस प्रकार से आएगा कि निबंध की विशेषताओं के आधार पर लोकमंगल की साधनावस्था निबंध की विवेचना कीजिए। तो साथ ही हम प्रश्न प्रारूप की बात करें तो प्रश्न प्रारूप मैंने वही रखा हुआ है, लेखक परिचय, लेखक का साहित्य परिचय, थोड़ा संक्षिप्त परिचय देंगे हम। फिर हमारा जो निबंध है उसका विवेचन करेंगे, साथ ही भाषा शैली और निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, इन बिंदुओं की हम इस प्रश्न में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यद्यपि साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, तथापि हिंदी साहित्य में उनकी निष्ठा मुख्यतः निबंधकार के रूप में हुई। चिंतामणि उनके निबंधों का संग्रह है, जिसमें उन्होंने विभिन्न विषयों पर बौद्धिक निबंध लिखे हैं। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, उत्साह, क्रोध आदि विषयों पर उन लिखे गए निबंध बौद्धिक विवेचन से युक्त होने के साथ साथ व्यंग विनोद की छुअन लिए हुए हैं। इसी प्रकार शुक्ल जी के आलोचनात्मक निबंध कविता क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद आदि में भी उनकी विद्वता दृष्टि का परिचय मिलता है। यानी अगर दोस्तों इन पंक्तियों में हमने देखा कि जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो एक प्रौढ़ निबंधकार हैं, और उनके अगर निबंधों की दुनिया की बात करें तो उन्होंने निबंधों में एक प्रकार से जो हमारे बौद्धिक निबंध हैं वो भी लिखे हैं, आलोचनात्मक निबंध हैं वो भी उन्होंने लिखे हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं। शुक्ल जी की निबंध विषयक मान्यता में पाश्चात्य लक्षणों का प्रभाव है, अर्थात निबंध में व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विशेषता की संतुलित स्वीकृति वे मानते हैं, किंतु सुसंबद्ध विचार श्रृंखला तथा प्रकृत अर्थ योजना के अभाव में उच्चखलन विचार प्रभाव को शुक्ल जी ने स्वीकार नहीं किया है। निबंध लेखक स्वेच्छा से विषय की सीमाओं में विचरण करता हुआ अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, किंतु किसी न किसी संबंध सूत्र का आधार उसके पास होना चाहिए। यानी अगर वो निबंधों की बात करते हैं, अगर आप निबंध की परिभाषा देखोगे शुक्ल जी के अनुसार, तो वो कहते हैं कि निबंधकार को इतनी स्वेच्छा है, इतनी स्वतंत्रता है कि वो अगर किसी भी विषय को उठाए तो उसे आराम से अपनी बात कह दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो निबंध कह रहा है तो उसकी बातों में, उसकी जो बात वो कहना चाह रहा है उसमें एक संबंध सूत्र होना चाहिए। निबंध लेखक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ, अर्थात बुद्धि और भावनात्मक हृदय दोनों के लिए हुए अपने विषय प्रतिपादन में प्रवृत्त हो। लेखक की प्रकृति का प्रभाव उसकी रचना पर पड़ना सहज है,
अतः करुण, विनोद, गंभीर आदि व्यवस्थाओं का प्रतिफलन निबंधों में यथास्थान देखा जा सकता है। अर्थगत विशेषता के आधार पर भाषा और अभिव्यंजना शैली में परिवर्तन भी शुक्ल जी आवश्यक समझते हैं। शुक्ल जी के मन में निबंध लेखन एक गूढ़ और गंभीर कार्य है। यानी शुक्ल जी के अनुसार निबंध लेखन एक गूढ़ और गंभीर कार्य है। अगर निबंधों की रचना है वो एक गंभीर बात है। विचारोद्भावना और विचारोत्तेजना करना निबंध का प्रधान गुण होना चाहिए। निबंध पढ़ते ही पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े, वही निबंध अपने उद्देश्य में सफल माना जाएगा। यानी अगर शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी का विचार इस प्रकार से है निबंध के बारे में कि अगर निबंध पढ़ते ही पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े, वही निबंध अपने उद्देश्य में सफल माना जाएगा। इसी कारण विचारात्मक निबंधों को शुक्ल जी सर्वश्रेष्ठ कोटि का निबंध मानते हैं। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में उपर्युक्त मान्यता को पूरी तरह स्थान दिया है। दोस्तों, अगर आप शुक्ल जी की बात करेंगे तो आप प्रत्येक निबंध को शुक्ल जी का देख लीजिए, उसमें आपको उनका विचार मुख्य रूप से विचार प्रधान ही उनके निबंध हैं और उनका विचारों में सामंजस्य बिल्कुल सही तरीके से मिलेगा। तो यहाँ तक हमने शुक्ल जी की जो निबंध दृष्टि है उसकी बात की और साथ में शुक्ल जी का संक्षिप्त परिचय भी लिया। अब हम आते हैं अपने निबंध पर। तो हमारा निबंध है लोकमंगल की साधनावस्था। अब हम उस पर बात करेंगे। तो काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित एक वैचारिक निबंध है। यह निबंध विचार प्रदान होते हुए भी भावुकता और बुद्धि का समन्वय है। चिंतामणि में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि यात्रा के लिए निकली है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, अर्थात शुक्ल बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष दोनों का समन्वय अपने निबंधों में करते हैं। दोस्तों, अगर आप चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि में आचार्य शुक्ल जी ने जितने भी निबंध लिखे हुए हैं उनका जो संकलन है वो चिंतामणि में है। अगर आप चिंतामणि की भूमिका पढ़ेंगे तो उसकी भूमिका में ही शुक्ल जी ने ये बात कही हुई है कि यात्रा के लिए निकली है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। तो उन्होंने बोला है कि मेरी बुद्धि भी चली है और साथ में हृदय भी, दोनों ने विचार हैं उसमें। आगे हम देखें कि काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था उनका एक ऐसा ही निबंध है। काव्य में जिस लोक के मंगल का विधान होता है वह कहीं न कहीं बुद्धि और हृदय के समन्वय का ही परिणाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे काव्यों को जिनमें मंगल का विधान, कल्याण करने का उद्देश्य करने वाला भाव करुणा बीज में विद्यमान रहता है, श्रेष्ठ घोषित करके लोक मंगल की साधना को काव्य प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और दोस्तों, हम अपने लोक मंगल की साधनावस्था निबंध के बाकी कथा सार की बात करें तो उसमें उन्होंने इस निबंध में शुक्ल जी ने जो हमारा काव्य प्रयोजन है एक प्रकार से, यानी काव्य अगर कोई रचनाकार रचना करता है तो वो क्यों करता है, क्या सोचकर कोई रचना करता है, इसी बात को उन्होंने इस निबंध के माध्यम से बताया है। यानी अगर कोई रचनाकार रचना कर रहा है, एक बात दोस्तों, अगर हम काव्य प्रयोजन की बात करें तो बहुत से ये सवाल पहले उठता है कि रचना क्यों की जाए। तो मुख्य रूप से इस सवाल में दो क्वेश्चन आते हैं कि कला के लिए और कला समाज के लिए या साहित्य के लिए। यानी तो जो शुक्ल जी हैं वो उनका मानना है कि कला के लिए न ज्यादा होकर वो एक पक्ष होना चाहिए, लेकिन साथ ही कला समाज के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो साहित्य है वो हमारा समाज का जब तक उसमें प्रतिरूप नहीं दिखेगा हमें, तो फिर वो हमारे किस काम का है। तो इसी बात को लेकर उन्होंने इसमें उठाया है। तो अब हम लोकमंगल शब्द की बात करेंगे। तो लोकमंगल शब्द को विशिष्ट अर्थ देने का श्रेय आचार्य शुक्ल को है। लोकमंगल के दोनों असंभूत शब्द लोक और मंगल आचार्य शुक्ल को भारतीय परंपरा के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं। उनका तर्क है कि लोक में मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, करुणा और प्रेम। अगर हमने जब निबंध पढ़ा हुआ था तो हमने उस निबंध में देखा था कि जो लोकमंगल शब्द है वो लोकमंगल शब्द के अगर भाव की बात करें तो वो भाव किन जो दो भावों उनसे निकलता है, तो उनमें करुणा और प्रेम मुख्य रूप से दो भाव हैं। करुणा की गति लोक की रक्षा की ओर होती है और प्रेम की गति लोक के रंजन की ओर। अगर हम करुणा की बात करें तो वो लोक की रक्षा के लिए होती है और प्रेम की बात करें तो वो लोक रंजन की ओर। लोक रंजन अर्थात लोगों को खुश करके उनका विश्वास प्राप्त करना। सामान्यतः लोक शब्द से तात्पर्य है सामान्य जन और मंगल से तात्पर्य है कल्याण, किंतु यह शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ नए अर्थ के साथ प्रयुक्त हुआ है। यानी अगर हम लोक शब्द की बात करें तो लोक शब्द का जो लोक मंगल शब्द का जो
सामान्य अर्थ है, तो लोक का अर्थ है सामान्य जन, और जो मंगल है उसका है कल्याण। लेकिन जो शुक्ल जी के यहाँ लोक शब्द आया है, लोक मंगल शब्द आया है, उसकी आप व्याख्या उन्होंने और दूसरे रूप में की है। तो आचार्य शुक्ल ने लोक शब्द का प्रयोग यूं तो कई अर्थों में किया है, कहीं जगत के लिए, कहीं समाज के लिए, कहीं मानव जात के लिए, और कहीं मानवता के लिए। किंतु जिस लोक से वे दुख की छाया हटाना चाहते हैं, निश्चय ही वह दुखी, पीड़ित और गरीबों का लोक है। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य दो प्रकार के होते हैं। अब इसी निबंध में उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काव्य है उनको दो रूपों में बांटा हुआ है। उनमें जो हमारा पहला रूप है वो है आनंद की साधनावस्था या प्रत्यंत पक्ष को लेकर चलने वाले। यानी उन्होंने काव्य को दो रूप में बांटा है, एक आनंद की साधनावस्था और एक आनंद की सिद्धावस्था। यानी काव्य हमारे दो तरह के होते हैं। अगर हम आनंद की साधनावस्था की बात करें तो इसका संबंध लोक मंगल अथवा लोक कल्याण से होता है। इसका मुख्य कार्य लोक मंगल का विधान करना होता है। इस प्रकार के काव्य हैं रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध इत्यादि। अगर शुक्ल जी की नजर में देखें तो ये लोक मंगल की साधनावस्था यानी आनंद की साधनावस्था को जो हमारे काव्य हैं उनमें हमारी रामायण है, महाभारत है, रघुवंश है, शिशुपाल वध है, क्योंकि रामचरितमानस है, क्योंकि इनमें हमारे समाज का प्रतिरूप दिखता है। यानी समाज में जो समस्याएं व्याप्त हैं उन्हीं समस्याओं को इनमें उठाया गया है। अगर हम दूसरी बात करें आनंद की सिद्धावस्था की, तो इसको हम उपभोग पक्ष को लेकर, इसका अन्य नाम उपभोग पक्ष भी है, उसको लेकर चलने वाले, तो अगर हम उनकी बात करें, इसका संबंध केवल लोगों के मनोरंजन से है अथवा केवल उपभोग मात्र से है। इस प्रकार के काव्य के उदाहरण निम्नवत हैं। उनमें है कि आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद इत्यादि। दोस्तों, अगर हम कवि की बात करें तो आचार्य शुक्ल की निगाह में जब वो किस साहित्य का मूल्यांकन करते हैं, तो आपने जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ा हो या उनकी आलोचना दृष्टि देखी हो, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर हम भक्ति काल में ही बात करें तो भक्ति काल में तुलसी भी हुए हैं सगुण काव्यधारा में, और एक तरफ सूरदास भी हुए हैं। लेकिन अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो आचार्य शुक्ल जी ने उन्हें ज्यादा सराहना दी है, उनकी ज्यादा सराहना की है और उन्हें एक अच्छा कवि माना है। क्यों माना हुआ है? क्योंकि अगर हम तुलसी के काव्य की बात करें तो उस समय तुलसी ने अपने समय में, अपने समाज में जो बुराइयां थी, जो समस्याएं देखी हुई थी, उनको किसी राज सत्ता या किसी का भय न मानते हुए उनको सीधा सीधा उनका चित्रण किया हुआ है, और उन्होंने समाज का जैसा सरोकार है वैसा ही दिखाया हुआ है। इसी बात से शुक्ल जी उन्हें एक अच्छा कवि मानते हैं। और वहीं हम सूरदास की बात करें तो सूरदास के काव्य को उन्होंने अच्छा माना है, उसकी प्रशंसा की है, लेकिन उसे लोक मंगल की सिद्धावस्था में रखा हुआ है, क्योंकि उनके काव्य में समाज नहीं है। उनके काव्य में कला है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें समाज का उतना हित नहीं है जितना तुलसी के काव्य में उन्हें देखने को मिलता है। तो हम आगे देखें कि साहित्य के मूल्यांकन के एक प्रमुख मानदंड के रूप में लोक मंगल की प्रतिष्ठा शुक्ल जी ने जिस तर्क श्रृंखला के आधार पर की है वह बहुत पुष्ट है। सर्वप्रथम उन्होंने यह निरूपण किया है कि साहित्य का काव्य प्रयोजन इसी लोक के भीतर है और उसका लक्ष्य मनुष्य का हृदय है। उनके अनुसार मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। एक ही अनुभूति को दूसरे के हृदय तक पहुंचाना यही कला का लक्ष्य होता है। यानी दोस्तों, इन पंक्तियों में देखना, ये पंक्ति हमारी निबंध से कोट की गई है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, लोकबद्ध प्राणी है, और अगर वो एक व्यक्ति के अंदर कोई भाव आ रहे हैं, अगर वो दूसरे व्यक्ति के को वो भाव अपने समझाना पा रहा है, तो कला का प्रयोजन या कला का काम सिर्फ इतना ही है कि वो एक मनुष्य के विचार दूसरे मनुष्य को समझा सके, उसके हाव भाव विचार जो भी हैं वो दूसरे व्यक्ति तक अपने प्रदान कर सके। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल की साधना को काव्य की श्रेष्ठता के प्रतिमान में के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनका तर्क है कि लोक में मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, करुणा और प्रेम। करुणा की गति लोक की रक्षा की ओर होती है और प्रेम की गति लोक रंजन की ओर। इसीलिए शुक्ल जी के अनुसार सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रसदशा है। अगर दोस्तों आप शुक्ल जी की बात करेंगे तो शुक्ल जी एक आलोचक भी हैं, तो उसी हिसाब से शुक्ल जी कह रहे हैं कि एक सच्चा कवि वही है जो लोक हृदय की पहचान कर सके। यानी जो कि आम आदमी है
उसकी क्या समस्याएं हैं, वह किन समस्याओं से जूझ रहा है, अगर वो उनकी पहचान कर सकता है और उसके हाव भाव को समझकर वो वैसा काव्य रच सकता है, तो वही तो एक अच्छा कवि है, वही तो एक सच्चा कवि है। आचार्य शुक्ल मार्क्सवादी नहीं थे, लेनिन का उन्होंने पर्याप्त विरोध किया था, किंतु इसके बावजूद हिंदी के सभी प्रतिष्ठित मार्क्सवादी आलोचकों ने आचार्य शुक्ल को अत्यंत श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, उनके महत्व को स्वीकार किया है और उन पर किताबें लिखी हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिव कुमार मिश्र, नामवर सिंह आज सबका नाम इस श्रेणी में लिया जा सकता है, यह अकारण नहीं है। वस्तुतः शुक्ल जी के लोक और मार्क्सवाद के शोषित वर्ग के ज्यादा बीच फासला नहीं है। मार्क्सवादी हुए बगैर भी शुक्ल जी का लक्ष्य लगभग वही है जो मार्क्स का है। अगर दोस्तों आप शुक्ल जी के लोक की एक तरफ मार्क्सवाद की बात करेंगे, तो मार्क्सवाद जी भी जो शोषित वर्ग है, यानी जो वंचित है, वंचित समाज की बात करता है, जो दुखी है उसकी बात करता है। लेकिन अगर आप शुक्ल जी के लोक मंगल का, यानी लोक शब्द का अर्थ आप समझ सकेंगे, तो शुक्ल जी का भी मतलब वही है, उन्हीं लोगों से है जो गरीबी में जी रहे हैं, जो विपत्ति में हैं, जिनका जो हाशिए के हैं, उन्हीं लोगों की जो शुक्ल जी का लोक शब्द है उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे अंत में। निष्कर्ष रूप में लोक मंगल की साधनावस्था निबंध के आधार पर हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी उन्हीं कवियों को पूर्ण कवि मानते हैं जो पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर, शक्ति के संचरण में भी उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि गतिविधि में पूरी रमणीयता देखते हैं। वे शैली टॉलस्टॉय से प्रेरित हैं, वे सामंती दरबारी साहित्य, पूंजवादी साहित्य के विरोधी हैं, वे रीत ग्रंथों की आलोचना करते हैं, वे रहस्यवाद, छायावाद जैसे वादों का विरोध करते हैं, वे लोक धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, लोक चेतना, लोक मंगल आदि उनके महत्वपूर्ण शब्द हैं। वे रीतवाद, कलावाद, व्यक्तिवाद, रूढ़िवाद का खंडन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मददगार साबित होगा। तो इसी क्रम में दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही साथी हैं, आपसे ही उम्मीद है मुझे। कृपया करके ये देख लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।